हेलो एंड वेलकम। आज की इस ऑडियो आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में जिसको इस्टेब्लिश करने की प्लानिंग चल रही है। ये टॉपिक GS2 में वैधानिक संस्थाओं नाम से जो टॉपिक है जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके अलावा GS2 में ही ये एजुकेशन वाले जो सिलेबस का पॉइंट है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा GS3 में भी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम आ सकता है। हम टॉपिक है वो देखेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को गठित करने की ऐसी अपेक्षा की थी और उसी पॉलिसी को मूर्त रूप देने के लिए सेंट्रल मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को मंजूरी दी है। बेसिकली ये देश में वैज्ञानिक अनुसंधान या साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हम देखेंगे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है, इसे क्या अपेक्षाएं की गई है, NRF की आवश्यकता क्यों पड़ी और कैसे NRF अंतर्विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देगा, कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है इसके सामने और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। इन सभी मुद्दों के बारे में देखेंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है वो देखते हैं। ये एक प्रस्तावित निकाय है, एक बॉडी है जो पहले से हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया SERB उसको रिप्लेस करेगा। एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव ज्ञान सृजन और अंतरण के माध्यम से जो इंडिया का महत्वाकांक्षी विकास एजेंडा है उसमें तेज़ी लाने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को NRF के लक्ष्य क्या है। पहला तो ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देगा जो भारत की सबसे गंभीर विकासात्मक चुनौतियां हैं उनका समाधान करेगा। दूसरा, जो रिसर्च प्रयास किए जा रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में उनकी डुप्लीकेशन को कम करेगा ताकि कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट आ सके। और तीसरा, इन जनरल रिसर्च को बढ़ावा देगा। NRF क्या होगी, वो एक ऐसी संस्था होगी, एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होगी। इसका अपना एक स्वतंत्र सचिवालय होगा। इसमें 18 सदस्यीय बोर्ड होगा। उसमें प्रख्यात वैज्ञानिक, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स और इंडस्ट्री के भी कुछ नेतृत्वकर्ता होंगे, लीडर्स होंगे। NRF की जो अध्यक्षता है वो PM करेंगे। इसमें 10 प्रमुख निदेशालय शामिल होंगे जो साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे अलग अलग सेक्टर पे ध्यान केंद्रित करेंगे। तो NRF से किस टाइप की अपेक्षाएं की गई है, एक्चुअली में उसका मतलब लक्ष्य, टारगेट क्या होगा। पहला तो हमारे देश में पिछले काफ़ी सालों से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट है वो GDP का 0.6 to 0.7% के बीच बना हुआ है, जबकि चाइना में 2% से भी ज़्यादा है। साउथ कोरिया, जापान में वो 2.5% ऑफ मतलब उनकी GDP से भी ज़्यादा है। US में भी 2.5% ऑफ GDP के आसपास है। तो 21वीं शताब्दी की और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारा जो GDP के 0.7% का इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होता है उसको 2030 तक बढ़ाकर 2% करना, ये इसकी पहली अपेक्षा होगी। दूसरा, जो ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशंस होते हैं उसमें इंडिया की हिस्सेदारी को 5% से बढ़ाकर 7% करना। तीसरा, डिफरेंट सब्जेक्ट और रीजन से जो प्रतिभाशाली शोधकर्ता है, रिसर्चर्स है, उनके एक पूल का निर्माण करना, यानी कि एक टैलेंट पूल का निर्माण करना। चौथा है, भारत की विकास से संबंधित जितनी भी नवीन चुनौतियां हैं उनका समाधान विकसित करना, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, किसी भी सेक्टर में। और पांचवा है, जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको सामाजिक और आर्थिक लाभ में अंतरित करना, ट्रांसफर करना। अब देखते हैं NRF की आवश्यकता क्यों है। तो पहला तो है घटता अनुसंधान निवेश। जैसा हमने देखा कि इंडिया अपनी GDP का महज 0.7% निवेश करता है, जो बाकी अमेरिका 2.8%, चीन 2.1%, इजराइल 4.3%, साउथ अफ्रीका 4.2%, इन देशों की तुलना में काफ़ी कम है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट तो कम हो रहा है। दूसरा, जो रिसर्च आउटपुट और इफेक्टिवनेस है वो भी काफ़ी लो बनी हुई है। वो पता लगता है पेटेंट और प्रकाशनों की संख्या के हिसाब से। जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, उसके अकॉर्डिंग चीन ने 1.538 मिलियन पेटेंट आवेदन किए थे, उसमें से केवल 10% नॉन रेजिडेंट चाइनीज थे। इंडिया ने केवल 45,000 आवेदन किए थे, उसमें भी 70% नॉन रेजिडेंट इंडियन थे। यानी कि पेटेंट्स की संख्या तो कम है ही, उसके अलावा जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी तुलना में अनिवासी भारतीयों की संख्या ज़्यादा है।
जबकि बाकी विकसित देशों में, अमेरिका, यूरोपियन देशों में या फिर चीन में ये रेशियो उल्टा है। वहाँ के निवासी ज़्यादा पेटेंट फाइल करते हैं और अनिवासियों की संख्या काफ़ी कम होती है। उसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी, हमारे यहाँ पे जितना R&D पे जो जितना एक्सपेंडिचर होता है उसका 56% गवर्नमेंट की तरफ से होता है और 35% प्राइवेट सेक्टर से होता है। जबकि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है, जर्मनी है, जापान है, यूएस है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की भूमिका ज़्यादा है। जैसे इजराइल में तो प्राइवेट सेक्टर का 88% योगदान है, और जबकि उनको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट ये सब नहीं दिए जाते, उसके बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर का जो R&D में इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी गवर्नमेंट की तुलना में ज़्यादा है। जबकि इंडिया में उल्टा है। इंडिया में पेटेंट फाइल करने में भी निवासियों की संख्या ज़्यादा है और R&D में इन्वेस्टमेंट है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा है। इसके अलावा सीमित अनुसंधान अवसर है। अनुसंधान के लिए जो धन है वो प्राय उच्च प्रतिष्ठित संस्थानों और अनुसंधानकर्ताओं तक ही सीमित है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग SERB ने लगभग 65% जो फंड है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए केवल IITs को जाता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को केवल 11% ही मिलता है। और देश की 23 IITs है, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 65% फंड जाता है। तो बाकी सेक्टर है या बाकी इंस्टीट्यूशंस है उनको काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। इसलिए अनुसंधान का खंडीकरण भी होता है, क्योंकि मैक्सिमम अनुसंधान वो बड़े पैमाने पे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन करती है, गवर्नमेंट फंडिंग बहुत कम होती है, तो उनमें रिसोर्सेज की डुप्लीकेशन होता रहता है, बर्बादी होती है, दोहराव होता है। उसकी वजह से जो अल्टीमेट आउटकम है वो उस इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर की तुलना में काफ़ी कम होता है। और लास्ट है कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी पे फोकस का अभाव है। अधिकांश अनुसंधान हमारे जो फंड है वो नेचुरल साइंस और इंजीनियरिंग सेक्टर को दी जाती है, जबकि सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी को नॉर्मली इग्नोर किया जाता है। तो ये इतनी सारी समस्याएं थी, इसलिए NRF को इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता पड़ी थी। अब NRF देखते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी और समस्या समाधानकर्ता अनुसंधान को कैसे बढ़ावा देगा। पहला तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा, एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा। बहुविषयक व बहुसंस्थागत सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, जो उन जटिल चुनौतियों को समाधान करने के लिए एक पहला कदम हो सकता है। उदाहरण के लिए पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है, बाल पोषण है, वायु प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है। ये कुछ ऐसे सेक्टर है जो इंटरडिसिप्लिनरी अनुसंधान की आवश्यकता है यहाँ पे। इसलिए इस संदर्भ में एविडेंस कलेक्ट करना और संसाधनों को बढ़ावा देना, वहाँ पे NRF एक मंच के रूप में काम कर सकता है। दूसरा NRF है वो भारत के विकास के प्राथमिकता क्षेत्रों को में कमीशन किए गए कार्यबल अनुसंधान और अन्वेषक द्वारा शुरू किए जाते सहयोगात्मक अनुसंधान दोनों का समर्थन करेगा। मतलब देखेगा कि हमारी विकासात्मक चुनौतियां कौन कौन सी, उनकी प्राथमिकता डिसाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंगली अनुसंधान को बढ़ावा देगा। तीसरा NRF विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों के युवा शोधकर्ताओं को समस्या समाधान अनुसंधान पे सहयोग करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इससे साइंटिफिक करियर में प्रोग्रेशन को भी बढ़ावा मिलेगा, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलपमेंट होगा। तो पहला तो एक ये है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकते हैं। दूसरा ये सिनर्जी बढ़ा सकता है, किसमें प्राइवेट सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट लेवल की और इंस्टीट्यूशंस है या फिर सिविल सोसाइटीज़ है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इन सब के सभी जो स्टेक होल्डर्स है उनको एक साथ शामिल करके कर सकता है। तो इससे जो फंडिंग है वो भी बढ़ेगी और जो डुप्लीकेशन है वो भी काफ़ी कम होगा और सिनर्जी बढ़ेगी, तो किसी एक इम्पोर्टेंट मुद्दों की प्राथमिकता डिसाइड हो जाएगी। और स्थानीय स्तर पर जो प्रासंगिक अनुसंधान है उसमें हमारी क्षमता बढ़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब देखते हैं कि NRF की विद्यमान चुनौतियां कौन सी हैं। पहला तो है परामर्श और करियर विकास सहायता का अभाव है। संस्थानों में औपचारिक या अनौपचारिक परामर्श विकास सहायता का अभाव है, इसलिए शोधकर्ताओं के लिए अपना कौशल विकसित करना, अपने करियर को आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है। दूसरा है अनुसंधान मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त समर्थन है, जैसे लैब का मैनेजमेंट करना है, डेटा मैनेजमेंट करना है, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जो सपोर्ट है वो काफ़ी कम है। तो इससे खराब शोध गुणवत्ता यानी कि डेटा का उल्लंघन होना, नैतिक चुनौतियाँ, डेटा सेट का स्टैंडर्डाइज नहीं होना, तो वो सब चुनौतियाँ जो पहले रहेगी उसे रिसर्च में भी दिक्कतें आएगी। तीसरा आवधिक मूल्यांकन की परिवर्तनीय गुणवत्ता। चौथा है विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है। भारत में कुल नामांकन में महिला नामांकन का प्रतिशत 2020-21 में लगभग 49% हो गए, लेकिन जो साइंस के डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे जो फैकल्टी है उसके उच्च पदों पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। ये बेसिकली इससे क्या दिक्कत आती है, प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं का जो ग्रुप है ना वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है फिर,
एक बहुत बड़े ग्रुप को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इससे महिलाओं के प्रतिकूल इन्वायरमेंट सृजन होता है। और चुनौती कौन सी आ सकती है? न्याय संगत धन वितरण का चुनौती आ सकती है। पहले से पैटर्न बना हुआ है कि उच्च प्रतिष्ठित संस्थानों को और नेचुरल साइंस और इंजीनियरिंग सेक्टर को उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती रही है। उस पैटर्न को कैसे ख़त्म करें और कैसे बाकी संस्थानों को भी आगे लेके आएँ, इसके तरीके ढूंढने होंगे। अंतर्विषयक सहयोग को प्रोत्साहित करना। नई एजुकेशन पॉलिसी ने भी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को बढ़ावा देने की बात की। उससे पहले सारे जो रिसर्च होती थी वो साइलोज में अलग अलग होते थे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते थे। लेकिन वर्तमान की चुनौतियाँ, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा पहले कि कैसे बाल पोषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड मुद्दे हैं। तो इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना, उसको प्रोत्साहित करना, जबकि इंडिया में पहले से अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च होती थी। ये एनआरएफ के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। अन्य चुनौतियाँ तो वही है कि कैसे सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, अवेयरनेस की कमी है। ये सब मुद्दे जनरल मुद्दे जो हम लिख सकते हैं। आगे की क्या राह हो सकती है? पहला तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर है या जीडीपी का जितना हम खर्च करते हैं उसको बढ़ाना होगा। मौजूदा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, देश के जो प्रेजेंट डेवलपमेंटल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हमें R&D पे खर्चा बढ़ाना होगा और प्राइवेट सेक्टर को उसमें मतलब प्रमुखता से शामिल करना होगा। दूसरा, इंटरनेशनल कंपटीशन को सुनिश्चित करना होगा। ये वे फॉरवर्ड हो सकता है जिससे हम 21वीं सदी का भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2047 तक विकसित भारत, अमृत काल में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब करने में सक्षम होंगे और हमारी युवा पीढ़ी देश को अगली ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो ये जो मेन टर्म्स है, अमृत काल, 2047 तक विकसित भारत, SDG को मतलब 2030 तक अचीव करना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, इन सब पॉइंट्स के साथ हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू।